Students, we are going to discuss the chapter Indian Economy 1950 to 1990. जैसा कि आपने प्रीवियस चैप्टर में देखा दैट इज़ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि उस चैप्टर में आपने ये देखा कि इंडिया में ब्रिटिशर्स का रूल चला करता था और एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर सब खराब हो चुके थे इंडिया के, ये समझ लो बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन में थे। तो अब जब ब्रिटिशर से हमें फ्रीडम मिल गई 1947 में, अब इंडियंस के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि इंडिया को कैसे एडमिनिस्टर करना है, इंडिया को कैसे चलाना है, ठीक है, जिससे कि इंडिया आगे प्रोग्रेस करे। हमने बहुत कुछ लॉस हमारा हो चुका था जब ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ पे रूल किया था, लेकिन अब वो टाइम आ गया था कि अब हमारे इंडियन इकोनॉमी का कंट्रोल बिल्कुल इंडियंस के ऊपर था। तो अब इंडियंस क्या करना चाह रहे थे आगे, हम ये देखेंगे कि इंडियंस ने क्या किया इंडियन इकोनॉमी को जो इतना ज़्यादा लॉस हो चुका था बिकॉज ऑफ ब्रिटिश रूल, तो उसको ठीक करने के लिए इंडियंस ने क्या रूल्स अप्लाई किए, क्या चेंजेस लाए अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर में, क्या चेंजेस लाए अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्या चेंजेस लाए इंडियन इकोनॉमी में, ताकि इंडिया आगे ग्रो कर सके। तो ये चैप्टर है, बिल्कुल हम इंडिया की सिचुएशन देखेंगे इसमें बिटवीन द टाइम पीरियड 1950 टू 1990। मतलब हम ये देखने वाले हैं कि पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की सिचुएशन कैसी थी। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया मीन्स जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल चुकी थी तो उसके बाद की सिचुएशन इंडिया में क्या रही। सो हैव अ लुक, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। क्या क्या टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम का मीनिंग एंड टाइप्स यानी कि प्रकार और मतलब इकोनॉमिक सिस्टम का। इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है, किसने की इकोनॉमिक प्लानिंग, और इकोनॉमिक प्लानिंग से क्या अचीवमेंट्स आई हमारे इंडियन इकोनॉमी में, क्या फेलियर्स आए हमारे इंडियन इकोनॉमी में। गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स, प्लान्स हमने क्यों बनाए थे, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव से प्लान को बनाने के पीछे। रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर, रिफॉर्म्स मीन्स चेंजेस, रिफॉर्म्स क्या लाए गए एग्रीकल्चर सेक्टर में। एग्रीकल्चरल सब्सिडीज, सब्सिडीज वगैरह यानी कि फाइनेंशियल एड्स जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, तो एग्रीकल्चर सब्सिडीज क्यों दी गई और क्या इसको देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था, मतलब डिबेट भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं ओवर द एग्रीकल्चरल सब्सिडीज। रिफॉर्म्स इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या चेंजेस लाए गए। रिफॉर्म्स इन ट्रेड सेक्टर, क्या चेंजेस फॉरेन ट्रेड सेक्टर में लाए गए। इफेक्ट्स ऑफ पॉलिसीज ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जो पॉलिसीज थी उनका इफेक्ट क्या था इंडियन इकोनॉमी पे, मतलब क्या अचीवमेंट्स रही, क्या फेलियर रहे उस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की पॉलिसीज का। Starting the chapter with the meaning of economic system. Economic here relates to economy. सिस्टम मीन्स जिसमें हर चीज ऑर्गेनाइज्ड एंड प्लान्ड वे में की जाती है। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके जब हम कोई चीज करते हैं तो इसका मतलब हम उसे बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में कर रहे हैं। एंड प्लान्ड वे मीन्स जब हम एडवांस में सोच लेते हैं कि हमें कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है किसी पर्टिकुलर चीज को करते टाइम, तो दैट इज कॉल्ड प्लान्ड वे। तो जब एडवांस में हमें पता होता है कि ये वाला स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप ये होगा, नेक्स्ट स्टेप ये होगा, फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, देन इट इज कॉल्ड प्लान्ड वे। तो बेसिकली इकोनॉमिक सिस्टम एक ऑर्गेनाइज्ड एंड प्लान्ड वे है जिससे कि कंट्रीज एंड गवर्नमेंट्स क्या करती हैं, रिसोर्सेज को एलोकेट करती हैं। एलोकेट करना मींस डिस्ट्रीब्यूट करना रिसोर्सेज को। कोई भी पर्टिकुलर चीज करनी है तो हमें क्या चाहिए, हमें रिसोर्सेज चाहिए। रिसोर्सेज के बिना हम कोई भी चीज अचीव नहीं कर सकते हैं। तो कंट्रीज एंड गवर्नमेंट इकोनॉमी को चलाने के लिए क्या करती हैं, रिसोर्सेज को एलोकेट करती हैं। जैसे एक परफेक्ट एग्जाम्पल है एलोकेटिंग रिसोर्सेज का, बजटिंग। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट एवरी ईयर अपना बजट बनाती है कि इकोनॉमी को कैसे चलाना है। तो उस बजट में गवर्नमेंट ने अगर मान लो सोचा है कि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट को गवर्नमेंट स्कूल बनाना है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज उसमें क्या कर देती है, एलोकेट कर देती है कि स्कूल बनाने के लिए सपोज 1 करोड़ रुपीज वहां पे एलोकेट हो गए, तो मतलब वहां पे बजट में शो कर दिया जाता है कि स्कूल बनाने के लिए 1 करोड़ रुपीज लगेंगे। तो दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेज। बजटिंग के थ्रू गवर्नमेंट अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को क्या कर रही होती है, एलोकेट कर रही होती है। एंड ट्रेड गुड्स एंड सर्विसेज इन अ सोसाइटी। ट्रेड मीन्स बिजनेस करना गुड्स एंड सर्विसेज का। गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमिक सिस्टम में डेवलप भी की जाती है, यानी कि प्रोडक्शन भी की जाती है इनकी, और उसके बाद इनका बिजनेस भी किया जाता है, बेचा भी जाता है ताकि प्रॉफिट अर्न हो सके इन अ सोसाइटी में और एक पर्टिकुलर
एरिया में. So let's recall it. Economic system is an organized and planned way by which countries and governments allocate resources and trade goods and services in a society or a particular area. Next we have types of economic system. Basically there are three types of economic system: capitalist or market economy, socialist or centrally planned economy, एंड द मिक्स्ड इकोनॉमी. आइए देखते हैं इसमें वन बाय वन इनका मतलब क्या है. कैपिटलिस्ट और मार्केट इकोनॉमी, इसमें क्या होता है, इसमें जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनका ऑनर, मैनेजर एंड कंट्रोलर कौन होता है? प्राइवेट सेक्टर होता है. मतलब इस वाली इकोनॉमी में आपको प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट कंपनीज ये सब दिखेगा, गवर्नमेंट का कुछ भी नहीं दिखेगा. इसमें कोई गवर्नमेंट स्कूल नहीं होगा, गवर्नमेंट फैक्ट्री नहीं होगी, गवर्नमेंट कंपनी नहीं होगी. सो it is the economy in which all the resources are owned, managed and controlled by the private sector. Next we have is socialist और centrally planned economy. अब socialist और centrally planned economy में क्या होता है, इसमें सब कुछ गवर्नमेंट के रिसोर्सेज दिखेंगे. गवर्नमेंट ही क्या होगी, उनकी ऑनर होगी रिसोर्सेज की, मैनेजर भी कौन होगी? गवर्नमेंट होगी, एंड कंट्रोलर भी कौन होगी? गवर्नमेंट होगी. तो जितने भी रिसोर्सेज होंगे उनका ऑनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल किसके हाथ में होगा? गवर्नमेंट के हाथ में होगा. मतलब इस इकोनॉमी में गवर्नमेंट के स्कूल्स होंगे, गवर्नमेंट की फैक्ट्रीज होंगी, गवर्नमेंट की कंपनीज होंगी, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स होंगे, सब कुछ गवर्नमेंट का होगा. प्राइवेट सेक्टर का कुछ भी नहीं दिखेगा. देयर विल बी नो प्राइवेट स्कूल, नो प्राइवेट कंपनीज, नो प्राइवेट कॉलेजेस, नथिंग. सो it is the economy in which all the resources are owned, managed and controlled by the government. Next we have mixed economy. जैसे इसके नेम से ही पता लग रहा है, बेसिकली ये क्या है, ये इन दोनों का मिक्सचर है. कैपिटलिस्ट और मार्केट इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का ये क्या है? मिक्सचर है. मतलब ये हाइब्रिड है दोनों का. इसमें क्या होता है, इसमें कुछ रिसोर्सेज तो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होते हैं और कुछ रिसोर्सेज का मैनेजमेंट गवर्नमेंट के हाथ में होता है. मतलब इसमें क्या होगा, इस इकोनॉमी में आपको कुछ प्राइवेट स्कूल्स भी होंगे, कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स भी दिखेंगे, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी दिखेंगे, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी दिखेंगे, प्राइवेट कंपनीज भी दिखेंगी, गवर्नमेंट कंपनीज भी दिखेंगी. तो इसमें कुछ रिसोर्सेज प्राइवेट सेक्टर के होंगे और कुछ रिसोर्सेज गवर्नमेंट के होंगे. इट इज द इकोनॉमी इन विच some resources are managed by the private sector and some are managed by government. So ये क्या है, ये मिक्सचर है दोनों की, कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी की. इंडिया इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, क्योंकि हमारे इंडिया में भी कुछ प्राइवेट स्कूल्स हैं, तो कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, तो कुछ सेमी गवर्नमेंट भी है. मतलब उसमें कुछ शेयर गवर्नमेंट का है और कुछ शेयर क्या है, प्राइवेट सेक्टर का है. इन द सेम वे आपको कॉलेजेस भी दिखेंगे, आपको फैक्ट्रीज भी दिखेंगी, आपको कंपनीज भी दिखेंगी, आपको हॉस्पिटल्स भी दिखेंगे. नेक्स्ट वी हैव द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी. वेल, सेंट्रल का मतलब क्या होता है? सेंट्रल का मतलब होता है मेन, और यू कैन से कॉमन. तो ये वो वाली प्रॉब्लम्स हैं जो हर एक इकोनॉमी में देखी जाती हैं, वेदर इट इज इंडियन इकोनॉमी और इट इज रशियन इकोनॉमी और इट इज अमेरिकन इकोनॉमी. ये वाली प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो हर एक इकोनॉमी में क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं. तो आइए देखते हैं ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं. तो ऐसी प्रॉब्लम्स है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस. देखते हैं इनको वन बाय वन. व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज, मतलब क्या बनाएं, कौन से गुड्स को बनाया जाए, कौन से सर्विसेज को जनरेट किया जाए, है ना. क्योंकि गुड्स भी बहुत सारे होते हैं, सर्विसेज भी बहुत सारी होती हैं, तो हमें कौन से गुड्स को बनाना चाहिए, कौन से सर्विसेज को जनरेट करना चाहिए इकोनॉमी में, ये सोचने वाली बात हो जाती है. एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो जाती है. मोर ओवर जब आपने ये सोच लिया कि ठीक है इस पर्टिकुलर गुड को बनाएंगे या इस पर्टिकुलर सर्विसेज को जनरेट करेंगे, तो कितनी क्वांटिटीज में इनको हमें जनरेट करना चाहिए, दिस इज अनदर प्रॉब्लम. सो व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी में हमें ये देखना होता है कि कौन सा टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को जनरेट किया जाए और कितनी क्वांटिटी में किया जाए, हाउ मच क्वांटिटी में हमें उसे जनरेट करना चाहिए. नेक्स्ट, हाउ टू प्रोड्यूस. अब प्रोडक्शन टेक्निक्स भी बहुत होती हैं. प्रोडक्शन टेक्निक्स मेनली दो में डिवाइडेड है, लाइक लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. तो हमें कौन सी टेक्निक को यूज करना है प्रोडक्शन करते टाइम गुड्स एंड सर्विसेज की? क्या हमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज करना चाहिए या हमें कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज करना चाहिए व्हाइल प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विसेज? दिस इज अनदर प्रॉब्लम. नेक्स्ट वी हैव फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए. अब जैसे कि हमें पता है हमारी जो सोसाइटी है वो सेक्शंस में डिवाइडेड है.
पुअर पीपल भी हैं इसमें, रिच पीपल भी हैं एंड मिडिल क्लास पीपल भी हैं। तो बनाए तो किन के लिए बनाए? पुअर पर्सन के लिए बनाए या रिच पर्सन्स के लिए बनाए या मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए बनाए? तो किन के लिए बनाया जाए, दिस इज अनदर मेन इशू। तो आइए अब देखते हैं कि इनका सॉल्यूशन कैसे मिलता है सेंट्रल प्रॉब्लम्स का हमें। तो इनका सॉल्यूशन डिपेंड करता है इकोनॉमी वाइज। अब जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो ये हमेशा जो भी सॉल्यूशन निकालता है ये हमेशा अपना एम देखते हुए, इसका एम होता है प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट को अर्न करना। तो मतलब इसमें वो वाले गुड्स बनाए जाएंगे जो कि प्रॉफिटेबल होंगे, प्रॉफिटेबल गुड्स जिनमें प्रॉफिट मार्जिन काफी अच्छा होगा। दूसरी चीज कैसे बनाए जाएंगे, उस वाले मेथड को उस मेथड को यूज करते हुए बनाए जाएंगे जो कि लो कॉस्ट मेथड रहेगा, क्योंकि उससे प्रॉफिट क्या हो जाएगा, और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तीसरी चीज किन के लिए बनाए जाएंगे, उनके लिए बनाए जाएंगे जिनके पास क्या है, परचेजिंग पावर है और वो डिमांड भी ज्यादा कर रहे हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो भी सेंट्रल प्रॉब्लम्स के डिसीजंस लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोशल वेलफेयर, यानी कि लोगों का बेनिफिट सोचते हुए। तो इसमें कैसे लिए जाते हैं डिसीजंस, इसमें वो गुड्स बनाए जाएंगे जिसकी अर्जेंट नीड है सोसाइटी में। सोसाइटी में क्या है, अर्जेंट नीड है, और उन गुड्स से सोशल वेलफेयर क्या होगा, जनरेट होगा। दूसरी चीज कौन से मेथड को यूज करके ये गुड्स एंड सर्विसेज बनाई जाएंगी, उस मेथड को यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज बनाई जाएंगी जिससे कि सोशल वेलफेयर जनरेट होगा। अगेन वही बात, जैसे इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में क्या है, इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे फोकस किया जाता है कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज किया जाए। क्यों लेबर इंटेंसिव टेक्निक, क्योंकि इसमें क्या होता है, इंटेंसिव मतलब होता है ज्यादा, लेबर मीन्स वर्कर, इसमें वर्कर्स की रिक्वायरमेंट क्या रहती है, ज्यादा रहती है, जिसकी वजह से क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम कहीं ना कहीं कम हो जाएगी इकोनॉमी में। तो इसीलिए सोशलिस्ट इकोनॉमी में लेबर इंटेंसिव टेक्निक को ज्यादा प्रेफर किया जाता है, मतलब वो वाली टेक्निक को प्रेफर किया जाता है जिससे कि सोसाइटी में क्या हो, बेनिफिट हो। एंड द थर्ड थिंग किन के लिए बनाया जाता है, उनके लिए बनाया जाता है जिनको अर्जेंट नीड है। तो जिन पीपल को अर्जेंट नीड है उनके लिए गुड्स एंड सर्विसेज को क्या किया जाता है, बनाया जाता है। मिक्स्ड इकोनॉमी, अब मिक्स्ड इकोनॉमी में कैसे ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती हैं, इसमें ऑफ कोर्स दोनों का क्या लिया जाता है, कॉम्बिनेशन लिया जाता है, प्रॉफिट मोटिव एंड सोशल वेलफेयर दोनों को देखते हुए। इसमें जो प्राइवेट इंटरप्राइजेज होती हैं वो इसी बेसिस पे, जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है वैसे ही उनका डिसीजन प्रोसेस, थॉट प्रोसेस रहता है फॉर टेकिंग द डिसीजंस। एंड जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें सोशल वेलफेयर का मोटिव रखते हुए डिसीजंस लिए जाते हैं, जैसे सोशलिस्ट इकोनॉमी में डिसीजंस लिए जाते हैं। सो लेट्स रिकॉल इट, सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्रॉफिट मोटिव, सोशलिस्ट इकोनॉमी सोशल वेलफेयर, मिक्स्ड इकोनॉमी प्रॉफिट मोटिव एंड सोशल वेलफेयर। नेक्स्ट वी हैव इकोनॉमिक प्लानिंग। प्लानिंग बेसिकली क्या होता है, प्लानिंग होता है कि कोई भी चीज आप एडवांस में सोच रहे हो, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। करने से पहले जब आप कोई चीज सोचते हो उसे क्या बोला जाता है, प्लानिंग बोला जाता है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है, इकोनॉमी को कैसे रन किया जाए उसके लिए प्लानिंग करना, उसके लिए एडवांस में सोचना, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्लानिंग। कि मतलब ये सब कुछ एडवांस में सोचना कि कैसे रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाएगा ताकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्री डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं, मतलब जो पहले से डिसाइड कर दिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स, एम्स वगैरह, गोल्स वगैरह, वो अचीव हो जाएं और साउंड इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जाएं। जो डिसीजंस लिए जाएं वो बहुत ही बढ़िया लिए जाएं इकोनॉमी के एस्पेक्ट में, ताकि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव कर सकें। अगर इसको एग्जाम्पल की फॉर्म में देखें कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, तो जैसे मान लो गवर्नमेंट पॉवर्टी को हटाना चाह रही है इकोनॉमी में। पॉवर्टी क्या होता है, गरीबी। तो गवर्नमेंट के माइंड में पहले से है कि मुझे इकोनॉमी में क्या करना है, पॉवर्टी को रिमूव करना है या कम करना है। तो गवर्नमेंट का ये क्या हो चुका है, प्री डिटरमिन्ड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हो चुका है कि पहले से डिसाइडेड है कि पॉवर्टी को क्या करना है, रिमूव करना है। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, अब गवर्नमेंट प्लानिंग करना शुरू करेगी। प्लानिंग क्या होता है, आपका ऑब्जेक्टिव तो सेट हो गया, ऑब्जेक्टिव क्या है कि पॉवर्टी को रिमूव करना है या कम करना है इकोनॉमी में से। अब क्या स्टेप्स लेने हैं ये देखा जाएगा, साथ में ये देखा जाएगा कि कितने रिसोर्सेज की नीड है, कितने पैसे की नीड है। तो स्टेप्स को डिसाइड करना, रिसोर्सेज को एलोकेट करना, रिसोर्सेज मींस रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, अपना बजट बनाएगी कि बजट किस लिए, पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए।
तो जैसे मान लो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि कुछ पावर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स होंगे जिससे कि पावर्टी को एलिविएट किया जाएगा सोसाइटी में से, तो उन पे कितना खर्चा आएगा अगर उसे इम्प्लीमेंट करें तो मान लो उस पे देखा गया कि खर्चा आएगा 25 लाख्स। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, रिसोर्स एलोकेट कर दिया, मतलब 25 लाख्स अपने बजट में किसके नाम पे कर दिए, टू रिमूव पॉवर्टी, इसके नाम पे कर दिया। मतलब गवर्नमेंट ने रिसोर्सेज को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और फिर साउंड इकोनॉमिक डिसीजंस लिए, फिर स्टेप्स सोचे। डिसीजन लेना मीन्स यहाँ पर क्या है, स्टेप्स सोचना कि क्या करना होगा पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए। तो अच्छे से स्टेप्स वगैरह सोचे गए और फिर क्या होगा, इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो जाएगा जब पॉवर्टी क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। So, an economic planning is a process by which the allocation of resources for the completion of various predetermined economic objectives is done and sound economic decisions are made to achieve economic development. Next we have achievements of planning. प्लानिंग से हमने क्या अचीव किया, तो हमने ये देखा कि हमारे इंडिया की जो नेशनल इनकम थी वो इंक्रीज हो गई 5% पर एनम से, जो पर कैपिटा इनकम थी वो इंक्रीज हो गई 2.9% पर एनम से। लेट्स रिकॉल दिस पॉइंट्स। द रेट ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम हैज बीन 5% पर एनम। द पर कैपिटा इनकम इंक्रीज्ड एट द रेट ऑफ 2.9% पर एनम। अब डिफरेंस क्या होता है नेशनल इनकम में एंड पर कैपिटा इनकम में? नेशनल इनकम होती है पूरी कंट्री की इनकम, राइट? कंट्री ने जो इनकम कमाई विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी एंड आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी, मतलब कंट्री ने अपने कंट्री के अंदर से कितनी इनकम कमाई प्लस कितनी अब्रॉड से इनकम कमाई, दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। तो इंडिया की नेशनल इनकम क्या हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी 5% पर एनम। अब दूसरी बात हम बात करेंगे पर कैपिटा इनकम की। पर कैपिटा इनकम मीन्स पर पर्सन इनकम। जब इस नेशनल इनकम की एवरेज निकाल दी जाती है कि पर पर्सन कितना शेयर आ रहा है नेशनल इनकम का, दैट इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। तो हमारे इंडिया की पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज हो गई थी 2.9% पर एनम। अब ऐसा क्यों था कि नेशनल इनकम भी इंक्रीज कर रही थी, पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज कर रही थी? तो बेसिकली रीजन ये था कि इन्वेस्टमेंट हो रही थी इंडियन इकोनॉमी में, प्लानिंग के अंडर इन्वेस्टमेंट की जा रही थी एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने में, इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने में, जिससे कि आउटपुट एग्रीकल्चर सेक्टर का एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था। मोर ओवर इन्वेस्टमेंट की जा रही थी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ को डेवलप करने में, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ को डेवलप करने में। इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ क्या होती हैं, वो बेसिक फैसिलिटीज़ जिससे एक इकोनॉमी स्मूथली चल सकती है। तो इन चीज़ों पे भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा था, इन्वेस्टमेंट की जा रही थी, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी क्या कर रही थी, ग्रो कर रही थी। इकोनॉमी ग्रो कर रही थी मतलब उसकी इनकम ग्रो कर रही थी। मोर ओवर क्या चेंजेस देखे गए कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जो है वो इंक्रीज हो गए थे 3 गुना हो गए थे स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, और जो कॉलेजिएट्स हैं वो 5 फोल्ड मतलब 5 गुना बढ़ गए थे। अब इसके पीछे क्या रीजन था कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रन एंड कॉलेजिएट्स क्या हो रहे थे, इंक्रीज हो रहे थे हमारे इंडिया में? बेसिकली रीजन ये था कि गवर्नमेंट फोकस कर रही थी एडुकेशन सेक्टर को भी आगे एनहांस करने में, एडुकेशनल सर्विसेज को जनरेट करने में, और लोगों को अवेयर किया जा रहा था अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एडुकेशन, जिसकी वजह से लोग अब अपने बच्चों को एडुकेशन अटेन करने के लिए भेजने लगे थे स्कूल्स में, कॉलेजेस में। सो द नंबर ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन या स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैज इंक्रीज्ड 3-fold एंड दैट ऑफ कॉलेजिएट्स 5-fold सिंस 1951। डेथ रेट इंडिया का क्या हो चुका था, रिड्यूस हो चुका था। ये 1951 में 27 पर 1000 था और 2010 तक ये कितना हो चुका था, 7.2 पर 1000। तो ये बहुत ही अच्छी बात थी कि डेथ रेट क्या हो गया था, रिड्यूस हो गया था, क्योंकि इंडिया में हेल्थ फैसिलिटीज क्या हो रही थी, जनरेट हो रही थी। हॉस्पिटल्स ओपन हो रहे थे, डिस्पेंसरीज ओपन हो रही थी, लोगों को अवेयर किया जा रहा था अबाउट हाउ टू मेंटेन हेल्थ, जिसकी वजह से डेथ रेट क्या हो रहा था, रिड्यूस हो रहा था। तो डेथ रेट हैज बिन रिड्यूस्ड फ्रॉम 27 पर 1000 इन 1951 टू 7.2 पर 1000 इन 2010।
तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या चेंजेस आए। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ये चेंजेस आए कि अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज। इंटरमीडिएरीज कौन होते हैं? बेसिकली जो मिडल मैन होते हैं। अब जैसे हमें पता है कि ज़मींदारी सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रिवेल करता था इंडिया में, तो ज़मींदार्स वर द इंटरमीडिएरीज बिटवीन द स्टेट एंड द टिलर्स ऑफ सॉइल। टिलर्स ऑफ सॉइल किसे बोला जाता है? टिलर्स ऑफ सॉइल बोला जाता है फार्मर्स को, और स्टेट किसे बोला जाता है? गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट एंड फार्मर्स के बीच में इंटरमीडिएरीज कौन थे? जमींदार से। जमींदार्स बेसिकली क्या करते थे, जो लगान है यानी कि जो इनकम आती है एग्रीकल्चर सेक्टर से वो कलेक्ट किया करते थे फार्मर से, और अपनी कमीशन रख के बाकी का जो लगान था वो किसे सबमिट किया करते थे? गवर्नमेंट को। अब जमींदार्स फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। अगर फार्मर्स ठीक टाइम पे लगान वगैरह नहीं देते थे जमींदार्स को, तो जमींदार्स उन्हें काफ़ी एक्सप्लॉइट किया करते थे। तो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए कि जमींदार्स को क्या कर दिया जाए? रिमूव कर दिया जाए बिटवीन द स्टेट एंड द टिलर्स ऑफ सॉइल। मतलब जो फार्मर्स हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए इंडियन गवर्नमेंट के। सो इसके लिए गवर्नमेंट ने किया क्या? इसके लिए गवर्नमेंट ने फार्मर्स को ही जमींदार बना दिया था। गवर्नमेंट ने बोला कि जो लैंड है वो फार्मर्स खरीद लें, और फार्मर्स के लिए आराम से जो पेमेंट करने की इंस्टॉलमेंट थी वो काफ़ी इजी रखी गई थी, ताकि फार्मर्स लैंड को इजीली खरीद पाएं। तो जब फार्मर्स ही जमींदार हो जाएंगे तो जमींदार अपने आप ही क्या हो गए? रिमूव हो गए, जिससे कि फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन होना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। मॉडर्नाइजेशन एंड रेगुलराइजेशन ऑफ रेंट। रेंट को रेगुलराइज कर दिया गया, और एग्रीकल्चर सेक्टर में कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन देखा गया। अब मॉडर्नाइजेशन किस एस्पेक्ट में देखा गया था इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में? बेसिकली इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में इरिगेशनल फैसिलिटीज वगैरह डेवलप होने लगी थी। एंड रेंट का कैसे रेगुलराइजेशन होने लगा था? रेंट का रेगुलराइजेशन होने लगा था कि रेंट को काफ़ी कंट्रोल कर दिया गया था, कम कर दिया गया था, जिससे कि ईजिली इसको लोग क्या कर सकें? अफोर्ड कर सकें। सीलिंग्स ऑन लैंड होल्डिंग्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। ये स्टेप भी उठाया गया टू ब्रिंग इक्विटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर। सीलिंग्स का मतलब क्या होता है? सीलिंग्स का मतलब होता है एक लिमिट इम्पोज कर देना। इसमें क्या था? बेसिकली एक इंडिविजुअल के लिए लिमिट इम्पोज कर दी गई थी कि लैंड को वो कितना ओन कर सकता है, कितना एरिया लैंड का ओन कर सकता है। तो जो लिमिट फिक्स कर दी गई थी, अगर उससे बियॉन्ड किसी के पास एरिया है, उससे ज़्यादा एरिया किसी के पास है, तो जो वो एक्स्ट्रा लैंड है वो गवर्नमेंट उनसे क्या कर लेती थी? ले लेती थी। और फिर जो गवर्नमेंट जिस हिसाब से ये लैंड इकट्ठा होता था गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट क्या करती थी? इस लैंड को लैंडलेस फार्मर्स को दे दिया करती थी। जो पुअर फार्मर्स थे उनको दे दिया करती थी, जिससे कि इक्विटी जनरेट हो। इसे बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, कि लैंड जिनके पास एक्स्ट्रा है उनसे ले लेना, और जो लैंडलेस लेबर्स हैं, लैंडलेस फार्मर्स हैं, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ऑप्टिमाइजिंग लैंड होल्डिंग साइज थ्रू कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, जैसा कि हमने देखा था कि स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग्स एंड स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। एक तो लैंड होल्डिंग्स बहुत ज़्यादा स्मॉल थी इंडियन फार्म्स में, दूसरा क्या था? स्कैटर्ड थी, इकट्ठी नहीं थी। क्या थी? एक कॉर्नर पे है, एक दूसरे कॉर्नर पे है, तो जिससे कि अच्छे से फार्मिंग नहीं हो पाती थी। तो गवर्नमेंट ने स्टेप उठाया कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स मीन्स होल्डिंग्स को एक साथ कर दिया गया, मिला दिया गया, और मिलाकर अब क्या किया गया? लैंड होल्डिंग्स का साइज बड़ा कर दिया गया, जिससे कि अच्छे से फार्मिंग हो सके। नेक्स्ट क्या देखा गया कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो भी इंक्रीज हो गई थी। कैसे? 32 ईयर्स थी ये 1951 में, एंड इट रेज टू 63.5 ईयर्स इन 2006-07। सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज़ बिन इंक्रीज फ्रॉम 32 ईयर्स इन 1951 टू 63.5 ईयर्स इन 2006 and 7। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेसिकली होता क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है कि नंबर ऑफ ईयर्स एक न्यूबॉर्न बेबी ऑन एन एवरेज कितना जिएगा। एक हम एस्टिमेशन लगा लेते हैं कि एक एवरेज निकाल ली जाती है कि एक न्यूबॉर्न बेबी अगर आज पैदा हो रहा है तो वो कितने ईयर्स अपनी लाइफ अच्छे से जी सकता है। तो ये होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इंडिया में क्या हो गई थी? इंक्रीज हो गई थी। अब क्वेश्चन ये आता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्यों इंक्रीज हो रही थी इंडिया में? सो बेसिकली इसलिए इंक्रीज हो रही थी क्योंकि इंडिया में हेल्थ फैसिलिटीज वगैरह डेवलप हो रही थी, धीरे धीरे हॉस्पिटल्स और हेल्थ अवेयरनेस जनरेट हो रही थी लोगों में, जिसकी वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या हो रही थी? इंक्रीज हो रही थी।
वेरियस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैव बीन जनरेटेड। इंडिया में बहुत सी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हुई थी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कैसे जनरेट हुई थी? अब इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या कर रहा था? ग्रो कर रहा था। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी मॉडर्नाइजेशन देखा जा रहा था, तो वहाँ से भी आउटपुट इंक्रीज हो रहा था, तो लेबर की रिक्वायरमेंट क्या हो रही थी? बढ़ रही थी, जिसकी वजह से इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट हो रही थी। The growth rate of industrial production has been around 6.9 per annum। जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थी, मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर से जो टोटल आउटपुट जनरेट हो रहा था, वो भी क्या हो गया था? इंक्रीज हो गया था। वो कितना इंक्रीज हुआ था? 6.9 per annum। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैज रिकॉर्डेड अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भी क्या हुई थी? ग्रोथ हुई थी। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे ये रोड्स हैं, रेलवेज हैं, ब्रिजेस हैं, ये सब हमारा क्या हो गया था? ग्रो हो गया था। नेक्स्ट वी हैव फेलियर्स ऑफ प्लानिंग। अब हमने जो प्लान्स बनाए थे उसके फेलियर्स क्या थे? क्या प्रॉब्लम्स उसमें आई थी? क्या कमियां थी? क्या वो चीज़ अचीव नहीं कर पाए थे? सो पावर्टी आज भी प्रिवेल करती है, जबकि पावर्टी पे इतने प्लान्स बन चुके हैं, इतना फोकस गवर्नमेंट कर रही है उसको रिड्यूस करने में, स्टिल पावर्टी इज देयर इन द इकोनॉमी। सो पावर्टी स्टिल परसिस्ट। पावर्टी अभी भी है। आफ्टर केयरफुल प्लानिंग टू सॉर्ट आउट पावर्टी, जबकि बहुत बार प्लानिंग हो चुकी है, केयरफुल प्लानिंग हो चुकी है पावर्टी को हटाने की। इन्फ्लेशन भी अभी भी आज भी प्रिवेल कर रहा है। इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस का राइज होते चले जाना। सो इन्फ्लेशन स्टिल परसिस्ट इवन आफ्टर सो मेनी एफर्ट्स टू एलिविएट इन्फ्लेशन, जबकि बहुत से एफर्ट्स लगा चुके हैं इन्फ्लेशन को हटाने के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट भी देखा जा रहा है इतना ज़्यादा, जबकि अनएम्प्लॉयमेंट पे भी बहुत सी प्लानिंग्स हो चुकी हैं। सो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगारी, कि काम ना मिलना। कोई पर्सन काम करना भी चाहता है और वो काम कर भी सकता है, उसके पास कैलिबर है, लेकिन फिर भी उसे जॉब नहीं मिलती, कोई काम नहीं मिलता। दैट इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सो अनएम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये पूरे इकोनॉमी की प्रॉब्लम है, पूरे इंडियन इकोनॉमी की प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट, डिस्पाइट प्लानिंग इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम आर राइजिंग। इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम का क्या मतलब है? कि पुअर और पुअरर होता जा रहा है, रिच और रिचर होता जा रहा है। तो जो गैप है पुअर और रिच में, वो क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। जबकि बहुत सी प्लानिंग की जा चुकी है ये इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम को कम करने के लिए, लेकिन स्टिल इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम आर राइजिंग, वो बढ़ती ही जा रही हैं। So let's recall this point. Despite planning, inequalities of income are rising. The poor are becoming more poorer and the rich are becoming more richer. There is shortage of infrastructure. Population is growing at a fast rate. So basically infrastructural facilities होती क्या हैं? Infrastructure होता है वो basic facilities जो कि ज़रूरी है एक इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए चाहिए है। basic facilities होती हैं ये like banking system, insurance system, communication system, transportation system. अब क्या ऑब्जर्व किया जा रहा है in respect of infrastructure is इंफ्रास्ट्रक्चर कम है एज कम्पेयर टू द ग्रोइंग पॉपुलेशन। हमारे इंडिया की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज इंडिया में डेवलप नहीं हो रही हैं। नेक्स्ट वी हैव प्लानिंग कमीशन। अब हमने प्लान्स के बारे में पढ़ा, अब हमारे माइंड में बहुत क्यूरियोसिटी सी आती है कि ये प्लान्स बनाए किसने थे? तो प्लानिंग कमीशन वाज द बॉडी विच इनकॉर्पोरेट द प्लान्स इन इंडिया। बेसिकली प्लानिंग कमीशन को 1950 में सेटअप किया गया, प्रॉपर डेट भी है 15 मार्च 1950 में प्लानिंग कमीशन को सेटअप कर दिया गया था। क्यों सेटअप किया था? मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था सेटअप करने का? मेजर ऑब्जेक्टिव था 5 ईयर प्लान्स बनाना। 5 ईयर प्लान्स बेसिकली क्यों बनाए जा रहे थे? जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया की सिचुएशन वर्स्ट हो चुकी थी जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी। ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ पे इतने टाइम तक रूल किया, जिसकी वजह से इंडिया की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी थी। तो अब इंडिया की सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए प्लानिंग की जा रही थी। तो इंडिया को इम्प्रूव करने के लिए जब प्लानिंग की जा रही थी, तो हमारे इंडिया में जो ड्यूरेशन अडॉप्ट की गई प्लानिंग की, वो की गई 5 ईयर प्लान्स, मतलब 5 ईयर्स के लिए प्लान बनेगा। सो प्लानिंग कमीशन को फिर सेटअप किया गया ताकि प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान्स को बना सके। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया गया 15 मार्च 1950। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि व्हेन वाज प्लानिंग कमीशन सेटअप? प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप ऑन 15 मार्च 1950 और यू कैन से प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप इन द ईयर 1950।
तो जब प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया गया, प्लानिंग कमीशन के सेटअप के उसके नेक्स्ट ईयर बाद ही प्लानिंग कमीशन ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च कर दिया इंडिया का। कब? इन द ईयर 1951। और उस प्लान की क्या ड्यूरेशन थी? 1951 से लेके 1956 तक वैलिड था वो प्लान। सो फर्स्ट 5 ईयर प्लान इंडिया का कब लॉन्च हुआ, ये भी एक अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 1951। और व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ 5 ईयर प्लान? First 5 year plan. So duration of first 5 year plan was 1951 to 1956. So आइए रिकॉल करते हैं प्लानिंग कमीशन के बारे में। It was set up by a resolution of the government in India on 15 March 1950 in order to achieve the predetermined objectives of। प्रीडिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव्स का क्या मतलब है? वो एम्स जो पहले से सेट कर दिए जाते हैं, पहले से डिटरमाइन कर दिए जाते हैं। लाइक प्लानिंग इसलिए भी की जा सकती है ताकि पॉवर्टी को हटाया जा सके इकोनॉमी में। प्लानिंग इसलिए भी की जा सकती है ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट किया जा सके। बहुत से प्री डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव थे, उसमें से मैंने आपको मेन ऑब्जेक्टिव बताया कि टू फ्रेम प्लान्स। बाकी और भी बहुत से ऑब्जेक्टिव थे। प्लानिंग इसलिए की जा रही थी ताकि इंडिया की सिचुएशन को इम्प्रूव कर सके, उसमें रहने वाले लोगों की सिचुएशन को क्या किया जा सके, इम्प्रूव किया जा सके। सो फर्स्ट, इम्प्रूविंग द कंडीशंस ऑफ पीपल, लोगों की सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए। ब्रिंगिंग स्टेबिलिटी इन इकोनॉमी, इकोनॉमी में फ्लक्चुएशंस कम आए, इकोनॉमी क्या रहे, स्टेबल रहे, कांस्टेंट रहे, उसकी जो सिचुएशन है वो बढ़िया रहे, उसके लिए क्या किया गया, प्लानिंग की गई। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करने के लिए प्लानिंग की गई ताकि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाए, कम हो जाए। ऑप्टिमली यूजिंग रिसोर्सेस, जो रिसोर्सेस थे वो बेस्ट यूज हो पाए, ऑप्टिमल यूज हो पाए, यानी कि बेस्ट यूज हो पाए, इसके लिए प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया गया था। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, टू फ्रेम प्लान्स, प्लान्स को फ्रेम करने के लिए। अब बात करते हैं कि प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन होता है। तो प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर। जो भी करंट प्राइम मिनिस्टर होता है कंट्री का, वो प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन होता है। सो द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन इज द प्राइम मिनिस्टर। एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर पोजीशन से ही दूसरी पोजीशन आती है। जैसे यहाँ पे कैसे कोरिलेट किया जा रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है कंट्री का, क्या होता है, चेयरमैन बन जाता है प्लानिंग कमीशन का। तो क्योंकि एक पोस्ट ऑलरेडी दे दी गई है प्राइम मिनिस्टर की, उसकी वजह से दूसरी पोस्ट दी जा रही है, ऑटोमेटिकली दी जा रही है, दैट इज चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। सो दिस इज कॉल्ड एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। जब प्लानिंग कमीशन फॉर्म हुआ था तो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो ही वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इट, क्योंकि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो उस टाइम पे वो फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन भी बने। सो जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इट। क्या अब भी प्लानिंग कमीशन ऐसे ही चलता आ रहा है? नो, प्लानिंग कमीशन का नेम चेंज हो गया है, प्लानिंग कमीशन के स्ट्रक्चर में थोड़े बहुत चेंजेस हो चुके हैं और उसका न्यू नेम क्या है, नीति आयोग। नीति आयोग, नीति आयोग स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया। कब? ऑन 1 जनवरी 2015। बेसिकली प्लानिंग कमीशन ने जो अपना लास्ट 5 ईयर प्लान बनाया था वो था इंडिया का 12th 5 ईयर प्लान, और उसकी ड्यूरेशन थी 2012 से लेके 2017 तक की। और उसके बाद नीति आयोग के प्लान्स इंप्लीमेंट होना शुरू हो चुके थे। नीति आयोग ने अपना फर्स्ट प्लान जो लॉन्च किया वो लॉन्च किया 1 अप्रैल 2017 से, और उनका 3 ईयर प्लान बना करता था। जो उनकी ड्यूरेशन थी वो क्या थी, 3 इयर्स ड्यूरेशन प्लान्स। अब हम बात करते हैं गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। क्या गोल्स हैं हमारे 5 ईयर प्लान को बनाने के पीछे, हमने 5 ईयर प्लान्स को क्यों बनाया है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, क्या एम्स हैं हमारे 5 ईयर प्लान्स को बनाने के पीछे। सो बेसिकली हमारे 4 मेजर एम्स हैं इसके पीछे: ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। बात करते हैं इसका थोड़ा सा ओवरव्यू यहां पर देना चाहूंगी। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ग्रोथ का मतलब होता है कंट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना। तो कंट्री की, क्योंकि हमने देखा कि इंडिया की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, तो अब हमें इंडियन इकोनॉमी को क्या करना था, ग्रो करना था, ताकि उसमें रहने वाले लोगों की इनकम बढ़े, रहने वाले लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हो। मॉडर्नाइजेशन
बैकवर्डनेस बहुत ज़्यादा थी, बैकवर्ड टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी, चाहे हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें या हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें। तो मॉडर्नाइजेशन पे इंसिस्ट किया गया, यानी कि न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में इंसिस्ट किया गया। मोर ओवर मॉडर्नाइजेशन सिर्फ टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट में नहीं होता है, थिंकिंग के एस्पेक्ट में भी होता है, मेंटालिटी के भी एस्पेक्ट में होता है, तो वो भी चेंजेस काफ़ी आए थे। नेक्स्ट वन, सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस होता है इंडिपेंडेंट बनना, इंडिपेंडेंट बनना, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना। जैसा कि हमने देखा था इंडियन हिस्ट्री में, इंडिया यूएसए के ऊपर डिपेंड थी फॉर द इंपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स, क्योंकि इंडिया की खुद की पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी और इंडिया अपनी पूरी पॉपुलेशन को फीड नहीं कर पा रहा था विद द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। सो इंडिया वाज डिपेंडेंट ऑन यूएसए। तो यहाँ पे इंडिया को क्या करना चाहिए, यहाँ पे इंडिया को फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन अपनी ही डोमेस्टिक इकोनॉमी में इंक्रीज करनी चाहिए ताकि इंडिया को यूएसए के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। तो दिस इज कॉल्ड सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस मीन्स आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, आप इंडिपेंडेंट हो। इक्विटी, इक्विटी जैसे कि मैंने अभी बोला, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम राइज करती जा रही थी, तो इक्विटी होता है जिस पे फोकस किया जाता है कि जो इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम है बिटवीन रिच एंड पुअर, वो क्या होने लग जाए, वो कम होने लग जाए। जो गैप है पुअर एंड रिच का, वो क्या होने लग जाए, वो कम होने लग जाए। सो लेट्स हैव अ लुक इन डिटेल ग्रोथ। बेसिकली ग्रोथ, जब भी हम किसी कंट्री की ग्रोथ के बारे में बात करते हैं तो मतलब ग्रोथ कब होती है, ग्रोथ होती है जब उस कंट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और प्रोडक्शन कैपेसिटी कैसे इंक्रीज होती है, प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होती है जब उसमें मोर प्रोडक्शन यूनिट्स को सेटअप किया जाए। प्रोडक्शन यूनिट्स कैसे, मतलब जैसे जब हम ज़्यादा स्कूल सेटअप करेंगे इंडिया में तो एजुकेशनल सर्विसेज क्या होंगी, ज़्यादा जनरेट होंगी। अगर हम ज़्यादा हॉस्पिटल्स जनरेट करेंगे इंडिया में तो मेडिकल सर्विसेज क्या होंगी, ज़्यादा जनरेट होंगी, राइट। तो जैसे जैसे प्रोडक्शन यूनिट्स हमारी इंक्रीज होंगी तो प्रोडक्शन कैपेसिटी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ग्रोथ पे यही फोकस किया जाता है कि कंट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो। क्यों, क्योंकि प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर इंक्रीज होगी तो मतलब ज़्यादा गुड्स मार्केट में बिकेंगे, ज्यादा गुड्स मार्केट में बिकेंगे तो इनकम क्या होगी, ज्यादा जनरेट होगी। और वो इनकम किस में बंटने वाली है, वो इनकम कंट्री के लोगों में बंटने वाली है। इसका मतलब जब कंट्री की इनकम इंक्रीज होगी तो कंट्री में रहने वाले लोगों की इनकम भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और रहने वाले लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड क्या होगा, अच्छा एनहेंस हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड ग्रोथ। सो इट इज एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एन इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जितने भी गोल्स अब तक हैं, जैसे ग्रोथ है, मॉडर्नाइजेशन है, सेल्फ रिलायंस है एंड इक्विटी है, ग्रोथ को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट प्रायोरिटी पे किसे रखा गया है, ग्रोथ को रखा गया है। तो आउट ऑफ ऑल द गोल्स ग्रोथ हैज रिसीव्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रायोरिटी इन ऑल द प्लान्स। बेसिकली हमें कंट्री से पता कैसे चलता है कि कंट्री की ग्रोथ हो गई है, ये जो एक फैक्टर हम देखते हैं जीडीपी, जीडीपी से हमें ढंग से पता लग जाता है कि कंट्री की ग्रोथ हुई है या नहीं हुई है। अगर जीडीपी इंक्रीज हो रहा है तो ये एक इंडिकेटर होता है कि इकोनॉमी की मतलब क्या हो चुकी है, ग्रोथ हो चुकी है। सो जीडीपी होता क्या है, ग्रॉस मींस क्या होता है, टोटल, डोमेस्टिक मींस विद इन द कंट्री, प्रोडक्ट मींस आउटपुट। तो जो भी प्रोडक्शन की जाती है, जितना भी आउटपुट जनरेट होता है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जब भी किसी कंट्री का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्रीज होता है तो इसका मतलब उसकी क्या हो जाती है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाती है। सो अ स्टीडी इंक्रीज इन ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट हमने इंडिया में क्या देखा, इंडिया में ये देखा गया कि जो जीडीपी आ रहा था हमें एग्रीकल्चर सेक्टर से, वो क्या हो गया था, डिक्लाइन हो गया था, लेकिन पॉपुलेशन उस पे और ज्यादा इंक्रीज होती जा रही थी। मतलब ज्यादा लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में जा रहे थे, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर से जीडीपी क्या हो गया था, डिक्लाइन हो गया था। किस टाइम पीरियड में, बिटवीन 1950 टू 1990 के टाइम पीरियड में। बेसिकली 1950 में एग्रीकल्चर सेक्टर से जीडीपी आ रहा था 67.5% और ये रिड्यूस हो गया था 1990 में 64.9%। अब ऐसा क्यों हो रहा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर से जीडीपी डिक्लाइन हो रहा था, इसके पीछे काफ़ी रीजंस थे, लाइक लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि मशीनरीज वगैरह अच्छी नहीं थी, इरिगेशनल फैसिलिटीज़ वगैरह डेवलप नहीं हुई थी एग्रीकल्चर सेक्टर में, एंड इलिटरेट थे फार्मर्स वगैरह, तो दे वर अनअवेयर अबाउट कि कैसे हम एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो कर सकते थे एक्सेट्रा।
In India, between 1950 and 1990, the proportion of GDP contributed by agriculture declined significantly, but not the population depending on it. 67.5% in 1950 to 64.9% by 1990. Next we have increase in GDP would lead to. अगर किसी कंट्री का GDP इंक्रीज हो जाता है तो उस कंट्री में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं? इंक्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है, हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट अटेन कर सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट अटेन करने से पहले इकोनॉमिक ग्रोथ अटेन की जाती है। तो जीडीपी जब इंक्रीज होता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाती है, और इकोनॉमिक ग्रोथ के बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। पावर्टी रिमूव हो जाती है, पावर्टी मीन्स गरीबी, गरीबी रिमूव हो जाती है, तो पावर्टी शैल बी रिमूव्ड। इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। रहने का तरीका क्या हो जाता है? बहुत अच्छा एनहेंस हो जाता है। मोर ऑप्टिमल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑप्टिमल का मतलब क्या होता है? बेस्ट। बेस्ट तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन क्या होती है? इकोनॉमी में होने लगती है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ 5 ईयर प्लान इज मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है? मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, न्यू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन को अडेप्ट करना व्हाइल प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर के एस्पेक्ट में न्यू टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल देखें तो कैसे, जैसे पहले हार्वेस्टिंग हाथों से की जाती थी, लेकिन अब हार्वेस्टिंग हार्वेस्टर से की जाती है, यानी कि मशीन से की जाती है। दैट इज कॉल्ड न्यू टेक्नोलॉजी। ये सिर्फ यहाँ तक नहीं होता है, बट सोसाइटी में एक मेंटालिटी भी इम्प्रूव होना, मेंटालिटी में भी चेंजेस आना, ये भी होता है मॉडर्नाइजेशन। जैसे पहले गर्ल्स को अलाउ नहीं किया जाता था जॉब करने के लिए, घर से बाहर निकलने के लिए, लेकिन आज ऐसा नहीं है। पहले गर्ल्स एंड बॉयज़ को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, लेकिन आज ऐसा नहीं है। गर्ल्स एंड बॉयज़ आर ट्रीटेड इक्वली। सो मॉडर्नाइजेशन का मतलब मेंटालिटी में अच्छा चेंज आना भी होता है, न्यू मेंटालिटी को अडेप्ट करना, न्यू थिंकिंग सोसाइटी में आना। सो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन फ्री सोसाइटी क्या हो जाती है? जनरेट हो जाती है। डिस्क्रिमिनेशन फ्री सोसाइटी मीन्स वही पार्शियलिटी की बॉयज़ एंड गर्ल्स को इक्वली ट्रीट ना करना। तो इसमें जो सोसाइटी फॉर्म होती है मॉडर्नाइजेशन में, वो डिस्क्रिमिनेशन फ्री होती है, उसमें कोई पार्शियलिटी नहीं होती है बॉयज़ एंड गर्ल्स में, या किसी भी चीज़ को लेकर पार्शियलिटी नहीं होती है। ऐसी सोसाइटी फॉर्म होती है मॉडर्नाइजेशन से। सो मॉडर्नाइजेशन मीन्स एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी विद view to increase the output and development of discrimination free society. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि मॉडर्नाइजेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में क्या रिलेशन है। तो माना यह जाता है कि मॉडर्नाइजेशन से अनएम्प्लॉयमेंट अराइज होता है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कम हो जाता है इकोनॉमी में। मॉडर्नाइजेशन से क्या होता है? मॉडर्नाइजेशन से हर एक कंपनी क्या यूज़ कर रही है? नई मशीन्स वगैरह यूज़ कर रही है, यानी कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ज़्यादा यूज़ कर रही है, जिसकी वजह से लेबर की रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है? कंपनीज में कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक मशीन 10 लेबर का काम आराम से कर देती है। तो कंपनी जब नई नई मशीन्स को यूज़ करती है तो कंपनी के लिए जो लेबर रिक्वायरमेंट है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट अराइज होता है। बट हाँ, ये कुछ हद तक ठीक है। ये शॉर्ट रन में अगर हम बात करें तो ठीक है कि जब स्टार्टिंग में मॉडर्नाइजेशन होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि नई टेक्नोलॉजी की वजह से, नए इनपुट्स की वजह से प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा राइज हो जाती है, जिसकी वजह से इकोनॉमी में क्या होती है? ग्रोथ होती है। तो इकोनॉमी में ग्रोथ होती है तो यानी कि इकोनॉमी में इनकम जनरेट होती है। इनकम जनरेट होती है तो लोग क्या करते हैं? डिमांड गुड्स एंड सर्विसेज की बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से दोबारा से कंपनीज को ज़्यादा प्रोडक्शन करनी पड़ती है और वहाँ पे लेबर की रिक्वायरमेंट हो जाती है। अगेन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट हो जाती है मॉडर्नाइजेशन की वजह से लॉन्ग रन में। सो अगर हम लॉन्ग रन में बात करें तो मॉडर्नाइजेशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पॉजिटिवली कॉरिलेटेड है। पॉजिटिवली कॉरिलेटेड का मतलब क्या होता है कि मॉडर्नाइजेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। लेकिन हाँ, शॉर्ट रन में अगर बात करें तो यस, दे आर इनवर्सली रिलेटेड, कि मॉडर्नाइजेशन जब होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। सो बोथ modernization and employment generation are positively correlated. Modernization refers to the use of new and modern technology in production process that may make some people lose their jobs in the initial stages, but gradually the use of modern technology and inputs will raise the productivity and consequently
the income of the people will further raise the demand for goods and services. In order to fulfill the increased demand, there will be more job opportunities that will lead to more people to be hired. Both modernization and employment generation are not contradictory but are complementary to each other. So modernization and employment generation एक साथ देखे जाते हैं, मतलब complementary होते हैं, contradictory नहीं होते हैं. Moving on to the next objective of planning is self-reliance. Self-reliance का मतलब क्या होता है? Self-reliance का मतलब होता है इंडिपेंडेंट बनना, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहना. तो बेसिकली इसमें क्या फोकस किया जाता है? इसमें फोकस किया जाता है अवॉइडिंग इम्पोर्ट्स. अगर आप कोई चीज़ इम्पोर्ट कर रहे हो जो आप अपनी डोमेस्टिकली यानी कि आप अपनी डोमेस्टिक कंट्री में प्रोड्यूस कर सकते हो, तो बोला जाता है कि आप अपनी डोमेस्टिक कंट्री में प्रोड्यूस करो रेदर देन इम्पोर्टिंग द गुड. दैट इज कॉल्ड सेल्फ रिलायंस. सो सेल्फ रिलायंस मीन्स अवॉइडिंग इम्पोर्ट्स ऑफ दोज गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इटसेल्फ. अब बेनिफिट्स क्या होते हैं सेल्फ रिलायंस के? तो बेनिफिट्स में होता है कि एक तो इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन जीडीपी. बेसिकली क्या होगा, जब हम इंडिया में ही कोई गुड को प्रोड्यूस करेंगे तो प्रोडक्शन कहाँ पर होती है? इंडस्ट्रियल सेक्टर में होती है. तो प्रोडक्शन जो कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्रियल सेक्टर का जीडीपी में, वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. इंक्रीज इन इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज होता है फॉरेन करेंसी. इनफ्लो मीन्स आना. तो इंडिया में फॉरेन करेंसी क्या हो जाएगी? आ जाएगी, इनफ्लो हो जाएगा. क्योंकि जब हम डोमेस्टिकली बना रहे हैं किसी चीज़ को तो हम क्या कर सकते हैं? हम उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं. तो जब हम सेल आउट करेंगे उसे फॉरेन कंट्रीज़ को और फॉरेन कंट्रीज़ हमें पेमेंट देंगी तो वो अपनी करेंसी में देंगी, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा? फॉरेन एक्सचेंज आ जाएगा. और आपको पता है एक कंट्री के लिए फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें भी अगर कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है तो हमें पेमेंट फॉरेन एक्सचेंज में करनी पड़ती है. नेक्स्ट, डिक्रीज इन इम्पोर्ट. इम्पोर्ट डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि हमने इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन कर दिया. हम जो भी चीज़ इम्पोर्ट कर रहे थे अब वो हम क्या कर रहे हैं? अपनी ही कंट्री में बना रहे हैं. तो इम्पोर्ट्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे. और एक्सपोर्ट क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे. क्योंकि हम अगर अपनी कंट्री में बना रहे हैं तो अब हम उसे क्या कर सकते हैं? एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं. और ये कंट्री के लिए बहुत अच्छी सिचुएशन होती है कि कंट्री के इम्पोर्ट कम हो जाएं और एक्सपोर्ट क्या हो जाए? बढ़ जाए. नो इंटरफेरेंस ऑफ फॉरेन कंट्रीज. मतलब अगर हम किसी फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करते हैं तो वो फॉरेन कंट्री हमारे कंट्री में इंटरफेयर कर सकती है. लेकिन जब हम कोई चीज़ इंपोर्ट कर ही नहीं रहे हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं, तो फॉरेन कंट्री की इंटरफेरेंस हमारे यहाँ पे क्या हो जाती है? कम हो जाती है. एड्स इन एस्टैब्लिशिंग अ स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक बेस. एड्स मतलब हेल्प करना. तो अगर हम सेल्फ रिलायंट हो जाते हैं तो ये हमारे इंडिया को हेल्प करेगा कि हम डोमेस्टिकली ग्रो कर पाएं. क्योंकि सेल्फ रिलायंस के टाइम पे हम सारी डोमेस्टिक चीज़ों को यूज़ करते हैं ग्रो करने के लिए अपने आप को. तो हमारी जो इंडिया होगी, हमारे जो इंडिया का डोमेस्टिक बेस होगा, वो बहुत अच्छा स्ट्रांगली डेवलप हो जाएगा. रिड्यूस्ड अवर डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन कंट्रीज फॉर सप्लाईज, फॉरेन टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल. हम जो ये डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी के ऊपर, फॉरेन कंट्रीज के ऊपर, फॉर सम सप्लाईज और फॉर सम फॉरेन टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. नेक्स्ट वी हैव इक्विटी. इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी फोकस करता है इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम को कम करने में, रिडक्शन करने में. तो रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम. अपलिफ्टिंग वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. जो पुअर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी से पीपल बिलोंग करते हैं उनके स्टेटस को अपलिफ्ट करना, बढ़ाना, इंक्रीज करना. एंड अ मोर इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम. और नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन फेयर तरीके से करना. एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें, जैसे जो पुअर पीपल है वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं डाल सकते, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है? गवर्नमेंट ने उनके लिए गवर्नमेंट स्कूल्स बनवा दिए हैं जिसमें वो अपने बच्चों को डाल सकते हैं. और गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है ताकि पुअर पीपल भी अपने बच्चों को इजीली एजुकेशन प्रोवाइड कर सके. सो इन दिस वे गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू अचीव इक्विटी इन एजुकेशन. So equity refers to reduction in inequalities of income, uplifting weaker sections of society and a more even distribution of national income. इसमें बेसिकली इक्विटी में फोकस किया जाता है कि जो भी इंडियन है, हर एक इंडियन अपनी एटलीस्ट बेसिक नीड्स को पूरा कर सके. जैसे कि फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, बेसिक एजुकेशन, बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़, ये सब आराम से हर एक इंडियन को मिल सकें. तो इक्विटी इस पे फोकस करता है. तो एवरी इंडियन शुड बी एबल टू मीट हिज और हर बेसिक नीड्स सच एज फूड, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर.
नेक्स्ट वी हैव द बेनिफिट्स ऑफ इक्विटी। इक्विटी से क्या बेनिफिट होगा? इक्विटी से ये बेनिफिट होगा कि रिडक्शन हो जाएगी इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ में, दैट इज रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ, इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ एवरी सेक्शन। हर एक सेक्शन ऑफ पीपल का लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, वेदर इट बिलोंग्स टू पुअर सेक्शन और मिडिल क्लास सेक्शन और रिच सेक्शन। बिल्डिंग अप द नेशन एज होल एंड वन, नेशन पूरा एक साथ तरक्की करेगा। फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट इन सोसाइटी, सोसाइटी में सबको फेयर ट्रीटमेंट मिलेगा, एक इक्विटी आ जाएगी सोसाइटी में, इक्विटेबल ट्रीटमेंट सबके लिए होगा। नेक्स्ट वी हैव ग्रोथ विद इक्विटी। अब क्या बोला जाता है कि ग्रोथ विद इक्विटी, मतलब ग्रोथ हो तो इक्विटी के साथ हो और इक्विटी हो तो साथ में ग्रोथ भी हो। मतलब ग्रोथ एंड इक्विटी आर कंसिडर्ड एज द टू साइड्स ऑफ द सेम क्वाइन। जैसे एक क्वाइन के दो साइड्स होते हैं, हेड एंड टेल, और उस क्वाइन की इंपॉर्टेंस तभी है जब उसके पास हेड भी हो और टेल भी एक साथ हो। तो ऐसे ही सोसाइटी में भी वेलफेयर तभी जनरेट होता है, सोसाइटी के लिए भी फेवर में यही बात है कि ग्रोथ हो तो साथ में इक्विटी भी हो, या इक्विटी हो तो साथ में ग्रोथ भी हो। तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ग्रोथ का मतलब होता है जीडीपी का इंक्रीज होना। अब मैंने आपको बताया था जब जीडीपी इंक्रीज होती है तो मतलब इनकम जनरेट होती है सोसाइटी की। अब यहां पर ग्रोथ विद इक्विटी का मतलब क्या है कि ग्रोथ हुई, इनकम जनरेट हुई, अब उस इनकम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए? उस इनकम को फेयर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, मतलब पुअर को जितना मिलना चाहिए उसमें पुअर को मिले, रिच को जितना मिलना चाहिए उसमें रिच को मिले। उसका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन जब होगा तो जो इनइक्वालिटीज हैं इनकम की बिटवीन रिच एंड पुअर पीपल वो क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी, और यही सोसाइटी में होना भी चाहिए। सो ग्रोथ विद equity are two sides of the same coin. Growth without equity is not in favor of society, and equity without growth is not in favor of society. If increase in the GDP is distributed in an unfair manner, मतलब जो GDP इंक्रीज हुआ है अगर वो अनफेयर मैनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या होगा? रिच और ज्यादा रिचर होता जाएगा, पुअर और ज्यादा पुअरर होता जाएगा। तो जो गैप है रिच एंड पुअर पीपल में वो इंक्रीज होता जाएगा, जो कि सोसाइटी के फेवर में नहीं होगा। तो हम इस गैप को रिड्यूस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें किस पे फोकस करना चाहिए? ग्रोथ विद इक्विटी पे। तो आइए रिकॉल करते हैं, दैट इज rich becoming more richer and poor becoming more poorer. It will enhance the gap between rich and poor people in the society. So it will not be in the favor of society. So to reduce the gap among rich and poor people, we should focus on growth with equity. मतलब हमें ये तो फोकस करना ही चाहिए कि इकोनॉमी में जीडीपी क्या हो? इंक्रीज हो, और साथ में ये भी फोकस करना चाहिए कि उस जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही फेयर तरीके से होना चाहिए। मतलब उस जीडीपी जो जीडीपी इंक्रीज हुआ है इकोनॉमी में, उसका बेनिफिट पुअर पीपल को भी मिले, रिच पीपल को भी मिले एंड मिडिल क्लास पीपल को भी मिले, तो सबको मिले, जिससे कि ग्रोथ विद इक्विटी क्या होगी? अटेन होगी। क्योंकि जब कंट्री का हर एक पर्सन इंक्रीज करेगा, जब हर एक पर्सन की ग्रोथ होगी, तभी पूरी कंट्री की ग्रोथ होने का फायदा होता है। तो ये यहाँ पे फोकस किया गया है। इफ वी टॉक अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ ग्रोथ विद इक्विटी, लेट्स सपोज एक स्कूल ओपन हुआ इकोनॉमी में, तो उससे क्या हो गई? ग्रोथ हो रही है, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। किस चीज की प्रोडक्शन इंक्रीज हुई? प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है एजुकेशनल सर्विसेज की। अब उस स्कूल की एजुकेशनल सर्विसेज पुअर पीपल को भी दी जा रही हैं, मिडिल क्लास पीपल को भी एंड रिच सेक्शंस को भी। तो इससे क्या हो रहा है? इससे इक्विटी भी आ रही है। जो पुअर पीपल हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में एडमिशन दिया जा रहा है, कुछ कोटा फिक्स्ड है, लाइक 25% ऑफ द एडमिशन विल बी गिवन टू पुअर पीपल। तो ये सब क्या है? ये इक्विटी भी हो रही है और साथ में क्या हो रही है? ग्रोथ भी हो रही है। दिस इज कॉल्ड द एग्जाम्पल ऑफ ग्रोथ विद इक्विटी। नेक्स्ट वी हैव रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर। अब जैसा कि हमने देखा था कि इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर स्टेगनेंट रह गया था, इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो नहीं कर पा रहा था, बहुत से रीजंस थे उसके पीछे। तो इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या लाए गए? चेंजेस लाए गए। रिफॉर्म्स मीन्स चेंजेस। तो ये चेंजेस को दो में डिवाइड किया गया है मेजरली, ग्रीन रेवोल्यूशन एंड लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स को फर्दर दो में डिवाइड किया गया है, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज एंड लैंड सीलिंग। तो आइए वन बाय वन देखते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली क्या था? पहली बात तो ग्रीन रेवोल्यूशन के अदर नेम्स, ग्रीन रेवोल्यूशन के अदर नेम्स है न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी और द थर्ड एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है? वर्ल्ड में फादर है नॉर्मन बोरलॉग एंड
ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर इंडिया में कौन है? MS स्वामीनाथन। सो ग्रीन रेवोल्यूशन में बेसिकली था क्या, जैसा कि हमने देखा था कि इंडिया की पॉपुलेशन इंक्रीज करती जा रही थी और इंडिया के फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन क्या हो रही थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो अपनी पूरी पॉपुलेशन को फीड कर सकें। इंडिया वॉज टोटली डिपेंडेंट ऑन USA फॉर द इम्पोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स इन ऑर्डर टू फीड इट्स एंटायर पॉपुलेशन। तो इंडिया ने क्या किया, कुछ न्यू साइंटिफिक टेक्निक्स को अप्लाई किया इंडियन एग्रीकल्चरल फार्म सेक्टर में, जिससे कि देखा गया कि बहुत ही तेजी से वीट एंड राइस की मेनली वीट एंड राइस क्रॉप्स की जो प्रोडक्शन थी वो बहुत तेजी से इंक्रीज हो गई थी। तो कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स को यूज किया गया इंडियन फार्मलैंड्स में और एक चेंज देखा गया कि प्रोडक्शन बहुत तेजी से इंक्रीज हो गई। जिस इंडियन एग्रीकल्चर फार्मलैंड्स में फूड ग्रेन्स इतने कम प्रोड्यूस हो रहे थे कि वो अपनी इंडिया की पॉपुलेशन को फीड नहीं कर पा रहा था, अब उसी में फूड ग्रेन्स इतने ज्यादा जनरेट हो गए कि वो अपने पॉपुलेशन को तो फीड कर पा रहा था प्लस एक्सपोर्ट भी कर पा रहा था। तो यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में आइए डिटेल में जानते हैं। नॉर्मन बोरलॉन्ग इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इज MS स्वामीनाथन। The Green Revolution meant to a series of initiatives occurred during 1960s. 1960s में आया था Green Revolution that increased the production and productivity of agricultural crops, mainly wheat and rice. जिससे कि प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स क्या हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी, मेनली व्हीट एंड राइस। बेसिकली प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी होता क्या है, प्रोडक्शन होता है टोटल आउटपुट कि आपने कितना जनरेट किया आउटपुट, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। एंड प्रोडक्टिविटी क्या होता है, प्रोडक्टिविटी होता है सेम इनपुट से आप प्रोडक्शन को इंक्रीज कर पा रहे हो। आप पहले भी उतना ही इनपुट लगा रहे थे, आप अब भी उतना ही इनपुट लगा रहे हो, लेकिन आप प्रोडक्शन क्या कर पा रहे हो, ज्यादा कर पा रहे हो। तो इसका मतलब है कि आपकी प्रोडक्टिविटी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। मतलब आपकी एफिशिएंसी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। मतलब आप इनपुट्स को बहुत अच्छे से यूज कर पा रहे हो और उन्हीं सेम क्वांटिटी ऑफ इनपुट को यूज करके आप प्रोडक्शन इस वजह से ज्यादा कर पा रहे हो क्योंकि आपको ये समझ आ गया कि इनपुट्स को कैसे अच्छे से यूज किया जाएगा। ड्यू टू यूज ऑफ सम न्यू साइंटिफिक टेक्निक्स, कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स को यूज करके, लाइक HYV सीड्स। HYV सीड्स की फुल फॉर्म क्या है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। हाई का मतलब क्या होता है, ज्यादा। यील्ड मतलब क्या होता है, आउटपुट। यानी कि ये वो वाली सीड्स हैं जिससे कि आउटपुट क्या हो रहा था, ज्यादा जनरेट हो गया था। वैरायटी मतलब अब हम वैरायटी की क्रॉप्स की उगा पा रहे थे इन सीड्स के थ्रू। तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल पेस्टिसाइड्स। तो बेसिकली केमिकल फार्मिंग को अडॉप्ट किया गया ग्रीन रेवोल्यूशन में और उसके बाद का इफेक्ट क्या देखा गया, जो न्यू साइंटिफिक टेक्निक्स को अडॉप्ट किया गया कि व्हीट एंड राइस की प्रोडक्शन बहुत तेजी से जनरेट हो गई थी इंडिया में और उसे क्या नाम दिया गया, ग्रीन रेवोल्यूशन। नेक्स्ट, नीड फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन की नीड ही क्या थी, तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि इंडिया वाज डिपेंडेंट ऑन USA फॉर द इंपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स। इंडिया अपने कंट्री में फूड ग्रेन्स इतना ज्यादा नहीं उगा पा रहा था, इतनी ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा था कि वो अपनी पूरी पॉपुलेशन को फीड कर सके। इसीलिए इंडिया क्या करता था, फूड ग्रेन्स को इंपोर्ट करता था। और एक कंट्री के लिए वर्स्ट थिंग ही यही है कि अगर वो फूड ग्रेन्स के लिए भी दूसरी कंट्री पे डिपेंड हो जाए। आप सोचिए अगर किसी को अपने खाने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड रहना पड़े, ये सबसे वर्स्ट सिचुएशन होगी। तो यहाँ पर इंडिया के साथ क्या हो रहा था, कंट्री को दूसरी कंट्री पे डिपेंड होना पड़ रहा था, इंडिया को USA के ऊपर डिपेंड होना पड़ रहा था फूड ग्रेन्स के एस्पेक्ट में, जो कि एक बेसिक नेसेसिटी है सबकी। तो इंडिया ने फिर ग्रीन रेवोल्यूशन को अडॉप्ट किया ताकि सेल्फ सफिशिएंट बन जाए इंडिया इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन्स। So India was dependent on USA for the import of food grains to meet the needs of the growing population. So to become self-sufficient in food grains, green revolution was required. Next, बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के क्या फायदे देखे गए, एक तो इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी क्या हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी, जिससे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ देखी गई। सेल्फ सफिशिएंसी अचीव हो गई फूड ग्रेन्स में, यानी कि फूड ग्रेन्स में इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था। अब इंडिया को USA के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं थी। So let's recall these points. Increase in agricultural productivity which improved the situation of agriculture sector. Next, achieving the self-sufficiency in food grains.
नेक्स्ट पॉइंट, फार्मर्स क्या कर पा रहे थे, फार्मर्स अब क्या कर पा रहे थे, अब ज्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे थे। पहले तो ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले फार्मर्स अपने फार्म लैंड पे सिर्फ इतनी प्रोडक्शन कर पा रहे थे कि जो उनके घर में जरूरत पड़ती है बस वो पूरा हो जाए, यानी कि सबसिस्टेंस फार्मिंग जिसे बोलते हैं। लेकिन जब ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया तो वो सेम पीस ऑफ लैंड से बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे थे फूड ग्रेन्स की, जिससे कि वो क्या कर रहे थे, जो उनके घर के लिए रिक्वायरमेंट है वो तो रख ली, उसके बाद भी जो फूड ग्रेन बच जाता था, जो एक्स्ट्रा फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन हो रही थी, वो उसे क्या करते थे, मार्केट में जाकर बेच आते थे, जिसको क्या बोलते हैं, मार्केटेड सरप्लस। सरप्लस मतलब क्या होता है, प्रॉफिट। मार्केटेड मीन्स जो मार्केट से प्रॉफिट आया है उसे क्या बोलते हैं, मार्केटेड सरप्लस। ये 1 मार्क में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मार्केटेड सरप्लस क्या होता है। तो मार्केटेड सरप्लस होता है कि पहले ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले फार्मर्स जो फार्मिंग किया करते थे उसे बोलते थे सबसिस्टेंस फार्मिंग, सिर्फ अपने घर के लिए वो फूड ग्रेन्स को उगा पाते थे। लेकिन जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ग्रीन रेवोल्यूशन के इनपुट्स को यूज किया गया इंडियन फार्म लैंड्स पे, तो फार्मर्स अब ज्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे थे, तो वो क्या कर रहे थे, जो उनकी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रही थी, जो घर में देने के बाद बच जाती है, घर की नीड्स को पूरा करने के बाद बच जाती है, उस एक्स्ट्रा प्रोडक्शन को वो मार्केट में सेल आउट करके पैसे भी कमा पा रहे थे। अब मतलब वो फार्मिंग कर पा रहे थे, कमर्शियल फार्मिंग, मतलब बिजनेस पर्पज से जो फार्मिंग हो सकती है। सो द फार्मर्स वर now selling a substantial amount of their produce in the market known as marketed surplus. नेक्स्ट, अब क्या हुआ था कि प्रोडक्शन क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी फूड ग्रेन्स की, और आप लोगों को पता है जब भी किसी चीज़ की प्रोडक्शन इकोनॉमी में इंक्रीज हो जाती है तो उसकी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। तो जब उसकी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है तो प्राइसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन क्योंकि इंक्रीज हो गई थी हमारे इंडिया में ही ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से, तो फूड ग्रेन्स के प्राइसेस क्या हो गए थे, कम हो गए थे, डिक्लाइन हो गए थे, जिसकी वजह से अब जो लो इनकम फैमिलीज भी थी, लो इनकम ग्रुप्स भी थे, वो फूड को इजीली बाय कर पा रहे थे। तो फेमीन्स वगैरह की सिचुएशन आप कह सकते हो कि कम हो गई थी। तो ड्यू टू इंक्रीज इन आउटपुट एंड सप्लाई द प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स डिक्लाइंड। Now the low income groups could buy the food easily. ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट गवर्नमेंट को भी हुआ था। क्या हुआ था, गवर्नमेंट बफर स्टॉक मेंटेन कर पा रही थी। अब बफर स्टॉक क्या होता है, बफर स्टॉक होता है फूड ग्रेन्स का स्टॉक गवर्नमेंट मेंटेन करती है। किस लिए मेंटेन किया जाता है, पॉपुलेशन को फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, कि इन केस कोई इमरजेंसी वगैरह होती है जिसमें फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज वगैरह हो जाती है, तो गवर्नमेंट अपनी पॉपुलेशन को एटलीस्ट फूड ग्रेन्स खुद से प्रोवाइड कर सके। और जैसे हम राशन शॉप्स वगैरह पे भी देखते हैं, फेयर प्राइस शॉप्स पे जो देखा जाता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, फूड ग्रेन्स अवेलेबल कराती है बीपीएल लोगों को बहुत ही कम प्राइजेस पे, तो वो भी फुल कर सकती है गवर्नमेंट, बफर स्टॉक से ही किया जाता है वो भी। सो इट इनेबल द गवर्नमेंट टू स्टोर अ सेटिस्फैक्टरी अमाउंट ऑफ फूड दैट कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग द शॉर्टेज। This is also known as buffer stock. नेक्स्ट, it brought large scale farm mechanization. Mechanization means कि machines वगैरह भी अब फार्म सेक्टर में यूज होने लगी थी, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के जो मेथड्स थे उसमें मशीन्स का भी क्या था, यूज था, इन्वॉल्वमेंट था। An appreciable increase in the demand for labor force in the rural areas for agriculture sector. अब एग्रीकल्चर सेक्टर में लेबर की रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज हो चुकी थी। बेसिकली स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट यहाँ पे इंक्रीज हो गई थी, मतलब वो वाली लेबर जो ग्रीन रेवोल्यूशन की टेक्निक्स को समझ पाए। तो अब हम बात करेंगे रिस्क एसोसिएटेड विद ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड रिस्क कौन से हैं, डर कौन से थे, क्या कमियां रह गई थी ग्रीन रेवोल्यूशन में, क्या ड्रॉबैक्स देखे गए ग्रीन रेवोल्यूशन के, तो आइए जानते हैं। बेसिकली क्या था, जो ग्रीन रेवोल्यूशन के इनपुट्स थे वो कॉस्टली थे। क्योंकि वो कॉस्टली थे तो उसे सिर्फ रिच फार्मर्स अफोर्ड कर पा रहे थे, स्मॉल फार्मर्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट था, वो सिर्फ किसको मिल रहा था, रिच फार्मर्स को मिल पा रहा था, स्मॉल फार्मर्स को नहीं मिल रहा था, जिससे कि रिच फार्मर की इनकम तो और ज्यादा इंक्रीज हो गई थी, लेकिन स्मॉल फार्मर्स की इनकम उतनी की उतनी रह गई थी। तो जो इनकम की इनइक्वालिटीज थी स्मॉल एंड यू कैन से पुअर एंड रिच फार्मर्स में, वो क्या हो रही थी, वो इंक्रीज हो रही थी। So due to the huge capital investment requirement, it was difficult for the small farmers to adopt the new technologies and methods. This could result in increase of disparities between small and big farmers. नेक्स्ट,
जो ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट देखा गया वो ज़्यादातर वीट एंड राइस ग्रोइंग एरियाज में देखा गया था, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट सब क्रॉप्स पे इक्वली नहीं आया था। ज़्यादातर किस क्रॉप्स की प्रोडक्शन इंक्रीज हुई थी? वीट एंड राइस की प्रोडक्शन बहुत तेजी से इंक्रीज हुई थी। तो जिन एरियाज में वीट एंड राइस ग्रो हुआ था उन एरियाज को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन से। सो द बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वाज मेनली रिस्ट्रिक्टेड टू वीट एंड राइस ग्रोइंग एरियाज। नेक्स्ट, ग्रीन रेवोल्यूशन से अनएम्प्लॉयमेंट देखा गया अनस्किल्ड वर्कर्स का। अनस्किल्ड वर्कर्स, अब क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से जो इंडियन फार्म लैंड्स में जो डिमांड हुई थी वर्कफोर्स की, वो थी स्किल्ड वर्कफोर्स की डिमांड, क्योंकि अब ऐसे फार्मर्स की नीड थी जो ग्रीन रेवोल्यूशन की टेक्नोलॉजी को समझ सकें और उसे इम्प्लीमेंट कर सकें। तो जो अनस्किल्ड फार्मर्स थे, जिनको नहीं समझ में आया कि कैसे इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है, उनको जॉब वगैरह से, काम वगैरह से निकाल दिया गया या काम मिलना क्या हो गया? मुश्किल हो गया। तो इट लेड टू राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स। नेक्स्ट, फार्मर्स एंड वर्कर्स को बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ा, क्योंकि केमिकल्स वगैरह होते हैं, ये केमिकल पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स बहुत ही पॉइजनस होते हैं हमारी हेल्थ के लिए। तो फार्मर्स एंड वर्कर्स जब वो स्प्रिंकल कर रहे होते हैं चीज़, कहीं ना कहीं वो उनके बॉडी के अंदर जरूर जाता है इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट। तो फार्मर्स एंड वर्कर्स सफर्ड हेल्थ प्रॉब्लम्स ड्यू टू इंक्रीज्ड यूज ऑफ पॉइजनस पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट वी हैव लैंड रिफॉर्म्स। चेंजेस मतलब लैंड से रिलेटेड चेंजेस, लैंड के ऑनरशिप से रिलेटेड चेंजेस। So it refers to the change in the ownership of land holdings. Basically land reforms में दो चीजें आती हैं। Number 1 abolition of intermediaries and number 2 is land ceiling. So it includes A abolition of intermediaries, B land ceiling. तो आइए डिटेल में इनको समझते हैं। अबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, बेसिकली अबोलिशन का मतलब क्या होता है? अबोलिशन का मतलब होता है रिमूव करना। इंटरमीडियरीज कौन होते हैं? इंटरमीडियरीज होते हैं मिडलमैन। तो हमने जैसे देखा था कि जमींदारी सिस्टम इंडिया में चल रहा था, तो जमींदार्स वर द मिडलमैन बिटवीन द फार्मर्स एंड द गवर्नमेंट। तो क्योंकि जमींदार एक्सप्लॉयटेशन करते थे फार्मर्स का, तो गवर्नमेंट ने स्टेप लिए कि जमींदार्स को हटा दिया जाए, मतलब गवर्नमेंट एंड फार्मर्स एक दूसरे के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाए। सो इंडियन गवर्नमेंट took various steps to abolish or remove the intermediaries and to make tillers the owners of the land, as it would reduce the exploitation among tillers. बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट ने ये सोचा कि जो फार्मर्स हैं उन्हीं को ही ऑनर्स बना दिया जाए, और जो पैसा है फार्मर से वो इंस्टॉलमेंट्स में, इजी इंस्टॉलमेंट्स में ले लिया जाए, जिससे कि जमींदार का रोल बिल्कुल खत्म हो जाएगा और जमींदार एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगे फार्मर्स को। सो टीनेंट्स विल कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द गवर्नमेंट। टीनेंट्स बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएंगे गवर्नमेंट के। टीनेंट्स बेसिकली यहाँ पे टिलर्स को ही बोला जा रहा है, मतलब जो कल्टीवेट करते हैं, क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, उन्हें टीनेंट्स बोला जा रहा है, दूसरों की लैंड को रेंट पर लेकर। दिस स्टेप वॉज अंडरटेकन टू ब्रिंग इक्विटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर। इस स्टेप को क्यों लिया गया था? इस स्टेप को इसलिए लिया गया था ताकि इक्विटी आ सके एग्रीकल्चर सेक्टर में। अबाउट 200 लाख टीनेंट्स came in direct contact with government. राउंड ऑफ 200 लाख टीनेंट्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ गए थे गवर्नमेंट के। ड्रॉबैक्स, अब ये ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? मतलब जो गोल ऑफ इक्विटी था इससे फुली सर्व्ड नहीं हो पाया। क्यों? आइए जानते हैं क्या रीजन से। इन सम एरियाज द फॉर्मर जमींदार्स क्लेम टू बी सेल्फ कल्टिवेटर्स। बहुत से एरियाज में जमींदार जो थे उन्होंने खुद ही बोल दिया कि हम ही कल्टीवेट करते हैं, जबकि वो कल्टीवेट नहीं करते थे। एंड दूसरा, इन सम केसेस द फॉर्मर जमींदार्स कंटिन्यू टू ओन लार्ज एरियाज ऑफ लैंड बाय मेकिंग यूज ऑफ सम लूप होल्स इन द लेजिस्लेशन। लूप होल्स क्या होते हैं? कमियां। हमारे लॉ में कुछ कमियों को यूज करते हुए जमींदार ही कंटिन्यू कर रहे थे लैंड ऑनर्स बने रहने को बहुत से एरियाज में। लूप होल्स यानी कि कमियों की अगर बात करें लेजिस्लेशन में, तो एक सबसे बड़ी कमी तो ये थी कि कोई भी पॉलिसी अगर लाना चाहते हैं तो उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में इतना डिले हो जाता था, जिसकी वजह से ये जो जमींदार थे इन्होंने अपने
जो एक्स्ट्रा लैंड्स थे वो क्या कर दिए थे, वो अपने रिलेटिव्स के नेम्स वगैरह पे कर दिए थे। तो जो भी डिले टाइम था उसका फ़ायदा उठा लिया था इन ज़मींदार्स ने कि इन्होंने जो भी इनका एक्स्ट्रा लैंड था वो किसके नाम पे कर दिया था, अपने क्लोज रिलेटिव्स वगैरह के नेम पे कर दिया था, जिससे कि यही क्या बने रहे, ज़मींदार्स बने रहे। So the goal of equity was not fully served because in some areas the former zamindars claimed to be self-cultivators. In some cases the former zamindars continued to own large areas of land by making use of some loopholes in the legislation. Next, even after getting the ownership of land, the poorest of the agricultural laborers did not get benefit from land reforms. इवन ऑनरशिप मिलने के बाद भी जो पुअरेस्ट एग्रीकल्चरल लेबर्स थी उनको ऑनरशिप मिल भी चुकी थी, लेकिन तब भी उन्हें इतना ज़्यादा बेनिफिट लैंड रिफॉर्म से नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें जो लैंड दिया गया था वो इनफर्टाइल लैंड था, वो फर्टाइल नहीं था। और एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन के लिए फर्टाइल लैंड चाहिए होता है, तो उससे जो पुअरर फार्मर्स थे वो प्रोडक्शन भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्हें जो लैंड मिला था वो क्या था, वो इनफर्टाइल था। मोर ओवर बहुत ही छोटे छोटे लैंड उन्हें दिए गए थे, जिसपे एग्रीकल्चरल मेथड्स तो ऑप्ट भी नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा सा लैंड चाहिए अगर आपको एग्रीकल्चर में ट्रैक्टर वगैरह चलाना है, तभी आप ढंग से प्रोडक्शन वगैरह कर पाओगे। तो ये भी एक मेजर ड्रॉबैक इसका देखा जा रहा था। लैंड रिफॉर्म्स वर सक्सेसफुल ओनली इन केरला एंड वेस्ट बंगाल। लैंड रिफॉर्म्स सब स्टेट्स में सक्सेसफुल नहीं हुए, ये सिर्फ कौन से स्टेट्स में सक्सेसफुल हुए, केरला एंड वेस्ट बंगाल, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा कमिटेड थी लैंड रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने में अपने स्टेट्स में। नेक्स्ट वी हैव लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग, सीलिंग का मतलब क्या होता है, लिमिट इम्पोज कर देना। सपोज ये एक लैंड है, ठीक है, गवर्नमेंट ने कुछ रूल बना दिया कि सिर्फ मैक्सिमम इतना लैंड कोई पर्सन ओन कर सकता है। अब ये जो पर्सन है इसका तो इतना सारा लैंड है, मतलब ये वाला लैंड क्या हो गया, ये वाला लैंड एक्स्ट्रा हो गया, सरप्लस लैंड हो गया। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, सरप्लस लैंड को इस पर्सन से ले लेगी। तो लैंड सीलिंग में क्या किया जाता है, लैंड सीलिंग में होता है कि एक एरिया फिक्स कर दिया जाता है कि इतना एरिया बस एक पर्सन ओन कर सकता है लैंड का, और अगर उसके पास एक्स्ट्रा लैंड है तो उसको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। और गवर्नमेंट के पास जो फिर लैंड इकट्ठा होता है, गवर्नमेंट उसका क्या करती है, गवर्नमेंट उसको बांट देती है किनमें, पुअर फार्मर्स में, ताकि इक्विटी आ सके। सो इट रेफर्स टू फिक्सिंग द स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ लैंड विच कुड बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल। बियॉन्ड द स्पेसिफाइड लिमिट, all lands belonging to particular person would be taken over by the government and would be allotted to the landless cultivators and small farmers. ड्रॉबैक्स, इसके भी बहुत से ड्रॉबैक्स देखे गए। क्या प्रॉब्लम्स आई इसको इम्प्लीमेंट करने में, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन वाज डिलेड बाय द बिग लैंडलॉर्ड्स। जो बिग लैंडलॉर्ड्स थे वो इसका इम्प्लीमेंटेशन को डिले करते जा रहे थे। This delay time was used by them to get the land registered in the name of close relatives, thereby escaping from the legislation. और ये जो टाइम वो डिले करवा रहे थे, इसमें उन्होंने क्या किया, जो बिग लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने अपने क्लोज रिलेटिव्स के नाम पे अपने जो एक्स्ट्रा लैंड्स थे वो शो कर दिए थे, जिससे कि उन्हें जो उनका एक्स्ट्रा लैंड है वो गवर्नमेंट को ना देना पड़े। तो अब हमने यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भी रिफॉर्म्स हुए थे उसको देखा, तो देखा कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बहुत से रिस्क भी थे। अब हम बात करेंगे जो रिस्क हमने देखे ग्रीन रेवोल्यूशन के, उसको कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है, कैसे उसे ख़त्म किया जा सकता है। तो उसको एलिमिनेट किया जा सकता है बाय फेवरिंग द स्मॉल फार्मर्स। स्मॉल फार्मर्स का फेवर करते हुए, यानी कि स्मॉल फार्मर्स को कुछ इंसेंटिव्स देते हुए जो ग्रीन रेवोल्यूशन के रिस्क हैं वो ख़त्म किए जा सकते हैं। तो क्या क्या किया जाए, स्मॉल फार्मर्स को लोन्स प्रोवाइड किए जाएं सब्सिडाइज्ड रेट्स पे, बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स उन्हें प्रोवाइड किए जाएं, जिससे कि वो लोन लेकर ग्रीन रेवोल्यूशन के इनपुट्स को क्या कर सकें, अफोर्ड कर सकें, और वो भी ग्रीन रेवोल्यूशन के बेनिफिट्स को उठा सकें। दूसरा, उन्हें हेल्प की जाए, उन्हें न्यू टेक्नोलॉजी समझाने में बाय रिसर्च इंस्टीट्यूट सेट बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने बहुत से रिसर्च इंस्टीट्यूट सेटअप किए थे ग्रीन रेवोल्यूशन की नॉलेज देने के लिए फार्मर्स को। तो स्मॉल फार्मर्स को भी हेल्प की जाए कि वो न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन को सीख सकें थ्रू दीज रिसर्च इंस्टीट्यूट सेटअप बाय द गवर्नमेंट। सो दीज रिस्क कुड बी एलिमिनेटेड इफ द स्टेट प्लेड
crucial role in favoring the small farmers by providing them with loans at subsidized rates, helping them in understanding the new methods of cultivation and new technologies by the research institutions set up by the government. Next, research institutions also made farmers aware and educated from the pest attack and provided them the appropriate skills so as to minimize the risk of pest attack. पेस्ट अटैक मीन्स फार्म में कीड़ा लग जाना. क्रॉप्स में अगर कीड़ा लग जाएगा तो वो हार्मफुल हो जाएगी ह्यूमन हेल्थ के लिए. पेस्ट अटैक से जैसे कि उसमें डर था ग्रीन रेवोल्यूशन में कि एक स्मॉल फार्मर का अगर पेस्ट अटैक हो जाता है फार्म में तो वो तो सब कुछ ही खो देगा अपना. तो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के थ्रू फार्मर्स को अवेयर किया जा रहा था, एडुकेट किया जा रहा था कि पेस्ट अटैक के रिस्क को कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है. प्रोवाइडिंग देम विद फर्टिलाइजर्स एट सब्सिडाइज्ड रेट्स. स्मॉल फार्मर्स को प्रोवाइड करना फर्टिलाइजर्स सब्सिडाइज्ड रेट्स पे. तो ऐसे करके हम ग्रीन रेवोल्यूशन के जो भी रिस्क थे उसे एलिमिनेट कर सकते थे. नेक्स्ट वी हैव एग्रीकल्चरल सब्सिडीज. एग्रीकल्चरल सब्सिडीज क्या होता है? बेसिकली ये सब्सिडीज एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है, इनके नेम से ही पता लग रहा है. सब्सिडी होता क्या है? सब्सिडी होता है फाइनेंशियल असिस्टेंस, मनी के टर्म्स में असिस्ट करना. फाइनेंशियल असिस्टेंस ईदर डायरेक्टली और indirectly. So agricultural subsidies can be defined as the farmers being provided with financial assistance by the government either directly or indirectly. सब्सिडी का मतलब सिर्फ फाइनेंशियल एस्पेक्ट में नहीं होता, नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट में भी होता है कि कोई चीज़ फ्री में दे देना या पैसे दे देना, ये सब सब्सिडी होती है. कोई फैसिलिटी दे देना फ्री में या कम में, दैट इज कॉल्ड सब्सिडी. तो एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी फार्मर्स को सब्सिडीज प्रोवाइड की जा रही थी. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोवाइडिंग सब्सिडी. सब्सिडी क्यों प्रोवाइड की जाती है? सब्सिडी इसलिए प्रोवाइड की जा रही थी एग्रीकल्चर सेक्टर में ताकि अडॉप्ट कर सकें न्यू टेक्नोलॉजी को. सो टू प्रोवाइड एन इंसेंटिव फॉर अडॉप्शन ऑफ द न्यू HYV टेक्नोलॉजी बाय फार्मर्स. ताकि फार्मर्स को हम इंसेंटिव प्रोवाइड कर सकें कि वो अपनी न्यू HYV टेक्नोलॉजी जो आई है उसे यूज करके देखें. टू एनकरेज द फार्मर्स टू टेस्ट द न्यू टेक्नोलॉजी, और वो न्यू टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर सकें. इन फेवर ऑफ सब्सिडीज. अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है क्या सब्सिडीज देनी चाहिए थी या नहीं? तो इसी पे अब बात करेंगे. एक तो हम पहले ये बात करेंगे कि यस सब्सिडीज देनी चाहिए, सब्सिडीज प्रोवाइड करनी चाहिए थी उस टाइम पर. तो यस, since farming in India continues to be a risky business, government should continue with subsidies. जैसे कि इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर का जो बिजनेस है वो काफ़ी रिस्की माना जाता है, तो इसलिए गवर्नमेंट को क्या प्रोवाइड करनी चाहिए? फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करनी चाहिए, यानी कि सब्सिडीज प्रोवाइड करनी चाहिए फार्मर्स को. नेक्स्ट, बहुत से जो फार्मर्स थे वो क्या थे? फाइनेंशियली वीक थे, तो वो तो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे इनपुट्स वगैरह जो भी थे ग्रीन रेवोल्यूशन के. तो इसलिए उनको सब्सिडीज प्रोवाइड की जानी चाहिए थी जिससे कि स्मॉल फार्मर्स भी क्या कर सकें? अफोर्ड कर पाएंगे, और जब वो भी क्या कर पाएंगे? ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट उठा पाएंगे. सो मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स बीइंग फाइनेंशियली वीक will not be able to afford the required inputs at market prices, thus input should be offered at subsidized rates. Next, सब्सिडी को अगर हम एलिमिनेट कर देते हैं तो उससे क्या होगा? रिच एंड पुअर फार्मर्स की जो इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम है वो क्या हो जाएगी? वो बढ़ जाएगी, जो कि हम नहीं चाहते थे. हम चाहते थे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इक्विटी आए, तो इसके लिए सब्सिडीज देना क्या था? जरूरी था. तो एलिमिनेटिंग सब्सिडीज विल इंक्रीज द इनइक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर फार्मर्स. नेक्स्ट, बहुत से इकोनॉमिस्ट ने बोला कि जो ये सब्सिडीज प्रोवाइड की जा रही है ये सिर्फ बेनिफिट दे रही है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को और बिग फार्मर्स को. तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम सब्सिडी देना बंद कर दें, लेकिन कुछ ऐसे स्टेप्स उठाओ कि सब्सिडी की जरूरत जिन्हें है, यानी कि पुअर फार्मर्स है, उनको उसका बेनिफिट मिल सके. तो फर्दर मेनी इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू दैट सब्सिडीज आर लार्जली बेनिफिटिंग ओनली द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एंड बिग फार्मर्स. देन द करेक्ट पॉलिसी इज नॉट टू अबॉलिश सब्सिडीज बट टू टेक रिक्वायर्ड स्टेप्स टू एंश्योर दैट सब्सिडीज आर बीइंग एंजॉयड ओनली बाय द पुअर फार्मर्स.